हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी। जैसा पता है कि हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं लीगल एप्टीट्यूड या फिर लीगल स्टडीज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज को, जिसमें से हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो लॉ ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन को हम डिस्कस कर रहे हैं। चाहे आपने एलएलबी के लिए अप्लाई कर रखा हो फिर या फिर बीए एलएलबी के लिए, चाहे आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए या फिर किसी स्टेट यूनिवर्सिटी के लिए, ये कॉमन टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते, या एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करना हम शुरू करते हैं। ठीक, देखिए आज हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि धारा 52 का सिद्धांत कहाँ लागू नहीं होगा। तो धारा जो 52 का सिद्धांत होता है कहाँ लागू नहीं होता है। देखिए ऑप्शन ए में है प्रशासनिक मामलों में, या ऑप्शन बी में है भरण पोषण के मामले में, या फिर ऑप्शन सी में है लेखा संबंधी मामलों में, या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में। तो याद रखिएगा धारा 52 का जो सिद्धांत जो लागू नहीं होता है इन तीनों ही कंडीशन में नहीं लागू होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो हमारा डी रहेगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि धारा 52 का जो सिद्धांत जो लागू नहीं होगा, कहाँ कहाँ लागू नहीं होगा, प्रशासनिक मामलों में लागू नहीं होगा, भरण पोषण के मामलों में भी लागू नहीं होगा, और लेखा संबंधी मामलों में भी लागू नहीं होगा। अब आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धारा, देखिए कह रहा है कि धारा 41 तब लागू होगी। तो धारा जो 41 है किस कंडीशन पे लागू होगी। तो याद रखिएगा जब अंतरण प्रतिफल के लिए किया जाना हो, जब अंतरण जो होता है प्रतिफल के लिए किया जाना हो, तब धारा 141 क्या होती है, लागू होती है। और अंतरण प्रतिफल के लिए किया जाने की बात देखिए ऑप्शन नंबर बी में, तो हमारा यहाँ बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन कह रहा है कि सेक्शन 41 शैल अप्लाई, कब अप्लाई होगा, व्हेन। तो कब होगा, व्हेन ट्रांसफर इज टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन, है ना। तो हमारा इसलिए बी यहाँ पे क्या रहेगा, राइट आंसर रहेगा। ठीक, अब आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि व्यापदेशन का तात्पर्य है, जो व्यापदेशन होता है उसका क्या मतलब होता है, जिसे हम इम्प्लीकेशन ऑफ द एक्सपोजिशन भी कहते हैं। तो कह रहे हैं इसका मतलब क्या होता है। तो याद रखिएगा व्यपदेशन का जो मतलब होता है या फिर इम्प्लीकेशन ऑफ द एक्सपोजिशन जो होता है, इसका मतलब होता है किसी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रतिनिधित्व या प्रदर्शन करना। किसी दूसरे व्यक्ति के सामने प्रतिनिधित्व या फिर प्रदर्शन करने को ही हम क्या बोलते हैं, व्यपदेशन बोलते हैं, या फिर बोलते हैं एक्सपोजिशन। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो ए यहाँ पे रहेगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर आ जाएंगे देखिए अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि धारा 41 में प्रमुख वाद है। तो धारा जो 141 है उसका जो प्रमुख वाद है वो कौन सा है। तो याद रखिएगा धारा 41 में प्रमुख जो वाद है वो है शरद चंद्र डे बनाम गोपाल चंद्र लाहा। ये याद रखिएगा, ये प्रमुख वाद है 41 का, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो ए यहाँ पे रहेगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि यदि अस्थावर संपत्ति का अंतरण दृश्यमान स्वामी द्वारा सप्रतिफल किया गया है तथा अंतरण में उक्त कार्य सद्भावना पूर्वक किया गया है, तो उक्त अंतरण होगा कैसा होगा। देखिए ऑप्शन ए आया है शून्यकरण हो गया, फिर ऑप्शन बी में है अवैध हो गया, ऑप्शन सी में है शून्यकरण नहीं होगा, या फिर ऑप्शन डी है उपयुक्त कोई सत्य नहीं है। तो आपको याद रखना है कि यदि अस्थावर संपत्ति का अंतरण दृश्यमान स्वामी द्वारा सप्रतिफल किया गया है तथा अंतरण में उक्त कार्य सद्भावना पूर्वक किया गया है, तो उक्त अंतरण जो होगा वो शून्यकरण नहीं होगा। और शून्यकरण नहीं होने की बात देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हमारे यहाँ पे सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण कब वैध नहीं होगा। तो याद रखिएगा दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण वैध नहीं होगा। कब नहीं होगा, पहला कंडीशन यह है कि अवयस्क मामले में, अगर कोई अवयस्क मामला है तो अंतरण वैध नहीं होगा। दूसरा क्या है, चल संपत्ति के मामले में भी ये वैध नहीं होगा। तीसरा है नीलामी द्वारा बिक्री के मामले में भी ये वैध नहीं होगा। इसका ना तीनों ही कंडीशन में जब वैध नहीं होगा तो हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा ना उपयुक्त सभी हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि दृश्यमान स्वामी द्वारा अंतरण वैध नहीं होगा कब, अवयस्क के मामले में, और दूसरा है चल संपत्ति के मामले में, और तीसरा है नीलामी द्वारा बिक्री के मामले में। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी यहां पे राइट आंसर रहेगा। अब आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लंबितवाद का सिद्धांत लागू होता है। तो जो लंबितवाद का जो सिद्धांत होता है वो कब लागू होता है या किस पर।
तो याद रखिएगा लंबित वाद का जो सिद्धांत लागू होता है, पहली कंडीशन है वादी एवं प्रतिवादी पर, ये दोनों पे लागू हो सकता है। दूसरा क्या है, प्रतिवादी तथा प्रतिवादी के बीच, प्रतिवादी तथा प्रतिवादी के बीच भी हो सकता है। और तीसरा क्या है, वादी तथा वादी के बीच में। और इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा ना, उपयुक्त सभी जो है यहाँ पे कंडीशन क्या है ये फॉलो हो सकती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। तो आपको याद रखना है कि लंबित वाद का सिद्धांत लागू होगा, पहली कंडीशन क्या है लागू होने की, ये वादी एवं प्रतिवादी के बीच में भी हो सकता है। दूसरा है प्रतिवादी तथा प्रतिवादी के बीच हो सकता है, और दूसरा वादी तथा वादी के बीच में हो सकता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अब आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निर्वाचन के सिद्धांत के संबंध में क्या सही नहीं है। तो निर्वाचन के संबंध में कौन सा, निर्वाचन के सिद्धांत के संबंध में कौन सी बात सही नहीं है, हमें यह बताना है। इसका मतलब कि 3 यहां पे सही होंगे, कोई एक गलत होगा, उस गलत ऑप्शन को हमें चूज करना है। तो ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि यह सिद्धांत तभी लागू होगा जबकि 2 संपत्तियों का अंतरण एक ही विलेख द्वारा किया गया हो। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है कि ये जो निर्वाचन के सिद्धांत जो संबंध में जो बात सही है ये बिल्कुल सही है कि यह सिद्धांत तभी लागू होगा जब 2 संपत्तियों का अंतरण एक ही विलेख द्वारा किया गया हो। ये तो ऑप्शन सही निकल गया। फिर ऑप्शन बी कह रहा है कि अंतरणकर्ता के लिए यह आवश्यक है कि वह संपत्ति के स्वामी को कोई अन्य हित अंतरित करे। तो ये भी ऑप्शन क्या है हमारा बिल्कुल सही है, ठीक, कि अंतरणकर्ता के लिए यह आवश्यक है कि वह संपत्ति के स्वामी को कोई अन्य हित अंतरित करे। फिर देखिए आ जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, कह रहा है कि संपत्ति के स्वामी को अंतरण का लाभ सीधे मिलना चाहिए। तो ये भी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही है। इसका मतलब कि लास्ट देख लेना है, कह रहे हैं संपत्ति पर अंतरण का अधिकार होना अति आवश्यक है। ये बिल्कुल हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है। तो याद रखिएगा निर्वाचन के सिद्धांत के संबंध में जो बात सही नहीं है वो यही है कि संपत्ति पर अंतरण का अधिकार होना अति आवश्यक है। ये बात क्या है, ये संपत्ति के अधिकार के संबंध में, ये संबंध में बात सही नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निर्वाचन का सिद्धांत कहाँ लागू होगा। तो याद रखिएगा निर्वाचन का सिद्धांत जो लागू होता है जहां प्रत्यक्ष रूप से फायदा मिले, जहां प्रत्यक्ष रूप से फायदा होता है वहां ही निर्वाचन का सिद्धांत लागू होता है। और प्रत्यक्ष देखिए आया है, प्रत्यक्ष रूप से फायदे की बात है ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारे यहाँ पे ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि निर्वाचन का सिद्धांत जो लागू होता है कहाँ पे, जहां प्रत्यक्ष रूप से फायदा प्राप्त होता है, ठीक। अब आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निर्वाचन के संबंध में कौन सा वाद प्रमुख है। तो याद रखिएगा निर्वाचन के संबंध में जो वाद बहुत ही प्रमुख माना गया है वह है कपूर बनाम कपूर। और कपूर बनाम कपूर की बात दिखी है ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारे यहाँ पे ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रहना है कि निर्वाचन से के संबंध में जो वाद प्रमुख है उसका नाम है कपूर बनाम कपूर, ठीक। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो व्यक्ति संपत्ति का स्वामी नहीं है वह कब संपत्ति का अंतरण कर सकता है। तो याद रखिएगा जो व्यक्ति संपत्ति का स्वामी नहीं होता वह संपत्ति का अंतरण कर सकता है। कब कर सकता है, यदि अंतरण की विधिक आवश्यकता हो, और दूसरा यदि अंतरण संपदा के फायदे के लिए हो। तो दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो संपत्ति का स्वामी नहीं है संपत्ति का अंतरण कर सकता है। कब कब, 2 कंडीशन दोनों सही हैं, यदि अंतरण की विधिक आवश्यकता हो और दूसरा यदि अंतरण संपदा के फायदे के लिए हो। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा ना, उपयुक्त दोनों हमारे सही ऑप्शन है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बंधक की नहीं है। तो आपको याद रखना है कि बंधक की जो विशेषता जो बंधक की नहीं मानी जाती वह है जब्ती या विक्रय का अधिकार होना। और इसकी बात देखिए है ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा यहाँ पे बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि जब्ती कह सकते हैं, जिसे आप कहते हैं ना कि निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सी विशेषता बंधक की नहीं है। तो बंधक की जो विशेषता नहीं है वह जब्ती या विक्रय का अधिकार होता है। जो यह होता है ये बंधक की विशेषता नहीं होती, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, अगर यही क्वेश्चन आया होता कि बंधक की कौन सी विशेषताएं हैं तो पहला विशेषता तो हो जाएगा कब्जा देना अनिवार्य है, दूसरा है रजिस्ट्री आवश्यक है, तीसरा है एक संपत्ति को एक ही
एक ही समय में एक से अधिक व्यक्तियों के पास भोग संबंध नहीं रखा जा सकता, और तीसरा है भोग बंधन की मियाद नहीं होती है। लेकिन यहाँ पूछा था कौन सा नहीं है, तो जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, तो इसलिए हमारा बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अब आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भोग बंधक एवं पट्टे में अंतर किस आधार पर किया जाएगा। तो याद रखिएगा, भोग बंधक एवं पट्टे में जो अंतर किया जाएगा उसके एक नहीं कई आधार हैं। और पहला इसमें क्या है कि क्या ब्याज निर्धारित है, पहला ये आधार होगा कि ब्याज निर्धारित है या नहीं। और दूसरा क्या है, क्या मोचन का अधिकार स्पष्ट सुरक्षित रखा गया है कि नहीं, ये भी इसका आधार होता है। और तीसरा क्या है, क्या कोई स्पष्ट संविदा है या नहीं, क्या कोई स्पष्ट संविदा है या फिर नहीं, ये भी क्या होता है, बंधक एवं पट्टे में अंतर का आधार होता है। और इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा ना, उपयुक्त सभी के द्वारा हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भोग बंधक एवं पट्टे में जो अंतर जो जिस प्रकार किया जाता है उसमें क्या है, पहला तो ये है कि क्या ब्याज निर्धारित है, ये अंतर किया जाएगा इसके माध्यम से। दूसरा, क्या मोचन का अधिकार स्पष्टतः सुरक्षित रखा गया है, इसके आधार पर भी किया जाएगा। और तीसरा, क्या कोई स्पष्ट संविदा है या फिर नहीं, यह भी क्या होगा, इसका आधार बनेगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भोग बंधक में बंधकदार को बंधक धन को लेने के लिए कौन सा उपाय है। फिर से क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है कि भोग बंधक में बंधकदार को बंधक धन को लेने के लिए कौन सा उपाय, कौन सा प्रावधान है। तो देखिए यहाँ हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बंधक संपत्ति से किराए के रूप में बंधक धन प्राप्त करने का अधिकार होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो ए होगा ना, ए ही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि भोग बंधक में बंधकदार को बंधक धन को लेने के लिए जो उपाय उसके पास होता है वो क्या होता है, बंधक संपत्ति से किराए के रूप में बंधक धन प्राप्त करने का अधिकार उसके पास होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो ए होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए आ जाएंगे, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विलक्षण बंधक का लक्षण है। तो विलक्षण बंधक का लक्षण क्या होता है, तो याद रखिएगा, विलक्षण बंधन का जो प्रमुख लक्षण होता है वो होता है पंजीकरण अति आवश्यक होना। और पंजीकरण अति आवश्यक होने की बात देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ पे ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि विलक्षण बंधक का जो लक्षण होता है वो है पंजीकरण अति आवश्यक होना। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मोचन का अधिकार, जो मोचन का अधिकार होता है ये क्या है या फिर ये किससे रिलेटेड संबंधित है। तो याद रखिएगा, मोचन का अधिकार जो संबंधित होता है वो होता है बंधककर्ता का अधिकार, बंधककर्ता के अधिकार से संबंधित होता है। बंधककर्ता के अधिकार की बात देखिए है ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि मोचन का अधिकार जो संबंधित है वह है बंधककर्ता का अधिकार से। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंधक धन को चुकाने के बाद बंधककर्ता को अधिकार है। तो जो बंधक धन होता है उसको चुकाने के बाद बंधककर्ता के पास क्या अधिकार होता है, तो याद रखिएगा, बंधक धन को चुकाने के बाद बंधककर्ता के पास दो अधिकार हैं। और दो में कौन से पहले हैं, पहला है बंधकदार से संबंधित बंधक के दस्तावेजों को वापस लेने का उसके पास अधिकार होता है। और दूसरा है बंधक संपत्ति का कब्जा वापस लेने का भी उसके पास अधिकार होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो सी होगा ना, उपयुक्त दोनों अधिकार प्राप्त होते हैं। इसलिए ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि बंधक धन को चुकाने के बाद बंधककर्ता को अधिकार होता है। क्या अधिकार होता है, पहला अधिकार उसके पास है कि बंधकदार से संबंधित बंधक के दस्तावेजों को वापस ले लेना, और दूसरा है बंधक संपत्ति का कब्जा वापस ले लेना। ये दोनों अधिकार उसके पास होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अब आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंधककर्ता को मोचन का अधिकार प्राप्त करने के लिए कौन सी शर्त आवश्यक है। तो याद रखिएगा, बंधककर्ता को मोचन का अधिकार प्राप्त करने के लिए जो शर्त आवश्यक होती है उसमें से पहली शर्त है बंधक धन पूरा अदा कर दिया गया हो, और दूसरी शर्त है कि शर्तों का ठीक व उचित स्थान पर पालन किया गया हो, और तीसरी शर्त है जबकि उसने न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर दिया हो। ठीक, उसने क्या की, उसने न्यायालय में वाद भी प्रस्तुत कर दिया हो। ये तीनों क्या होती है, आवश्यक शर्तें होती हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा ना, उपयुक्त सभी, ये हमारा राइट
आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है कि बंधककर्ता को मोचन का अधिकार प्राप्त करने के लिए जो शर्त आवश्यक होती है उसमें पहला शर्त है कि बंधक धन पूरा अदा कर दिया गया हो, और दूसरी शर्त होती है शर्तों का ठीक व उचित स्थान पर पालन किया गया हो, और तीसरा है जबकि उसने न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर दिया हो। वाद को प्रस्तुत करना भी आवश्यक शर्त है, ठीक। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अब आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साधारण बंधक में निम्न में कौन सा सत्य नहीं है। देखिए ऑप्शन ए में आया है बंधककर्ता ऋण की वापसी के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। तो देखा जाए तो बंधककर्ता ऋण की वापसी के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी तो होगा ही, तो ये तो हमारा ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि रजिस्ट्री आवश्यक नहीं होती थी। ये ऑप्शन देखिए गलत है, रजिस्ट्री बहुत ही आवश्यक होती है ना। तो साधारण बंधक में भी जो कह रहा है कि यहाँ कौन सी बात सत्य नहीं है, सत्य नहीं है मतलब असत्य मतलब झूठ है, तो यहाँ रजिस्ट्री आवश्यक नहीं होती दिया है, नहीं बल्कि होती है, रजिस्ट्री आवश्यक होती है। और ये कह रहा है कि नहीं आवश्यक होती, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। और फिर ऑप्शन सी में कह रहा है कि बंधक संपत्ति का अधिपत्य अंतरण नहीं होता, ये भी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। और फोर्थ कह रहा है कि भुगतान न होने की दशा में बंधकदार को संपत्ति विक्रय करने का हक होता है, ये भी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। तो कह रहा है कौन सा असत्य है, तो जो आपकी गलत बात है या कह सकते हैं असत्य या झूठ बात है वो कौन सी है, वो है ऑप्शन नंबर बी कि साधारण बंधक में रजिस्ट्री आवश्यक नहीं होती। यह बात गलत है, बल्कि रजिस्ट्री आवश्यक होती है साधारण में भी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा राइट आंसर रहेगा। फिर देखिए आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सशर्त, देखिए सशर्त बंधक के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो सशर्त बंधक के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखिए ऑप्शन ए में है दिखावटी विक्रय, ऑप्शन बी में है बंधक शर्त का विलेख के साथ होना, फिर ऑप्शन सी में है बंधकदार को बंधक संपत्ति की जब्ती का अधिकार होता है, या फिर ऑप्शन डी में है बंधकदार को बंधक संपत्ति को बेचने का अधिकार होता है। तो याद रखिएगा बंधक शर्त के सतत जो है सशर्त जो बंधक के लिए जो आवश्यक चीज़ें होती हैं, पहला क्या है दिखावटी विक्रय करना। तो ये कह रहा है, देखिए इसमें ऑप्शन कह रहा है कौन सा गलत है, तो देखिए ऑप्शन जो है दिखावटी विक्रय करना ये तो बिल्कुल सही कैटेगरी में जाता है। बंधक शर्त का विलेख के साथ होना ये भी हमारा ऑप्शन क्या है, सही कैटेगरी में जाता है। और बंधकदार को बंधक संपत्ति की जब्ती का अधिकार होता है, ये भी ऑप्शन क्या है, सही है। लेकिन यहाँ जो है बंधकदार को बंधक संपत्ति को बेचने का अधिकार होता है, ये बात गलत है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यही क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि यहां बोला गया है कौन सा असत्य बात है। तो बंधकदार को बंधक संपत्ति को बेचने का अधिकार नहीं होता, इसमें कह रहा है बेचने का अधिकार होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ही हमारा यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर आ जाएंगे अपने अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मोचन के अधिकार को समाप्ति, मोचन के अधिकार की जो समाप्ति किस ढंग से संभव है, यहाँ को नहीं बल्कि की कर देंगे। तो मोचन के अधिकार की समाप्ति किस ढंग से संभव होती है या है। तो याद रखिएगा मोचन के अधिकार की जो समाप्ति जो की जा सकती है, पहला तो कंडीशन है न्यायालय की डिग्री के द्वारा, दूसरा है बंधक के पक्षों के द्वारा, और तीसरा है सरकारी जब्ती के द्वारा। इन तीनों ही कंडीशन में मोचन के अधिकार की समाप्ति की जा सकती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा ना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। आपको याद रखना है कि मोचन के अधिकार की समाप्ति किस ढंग से संभव है, पहला जो उसका ढंग है न्यायालय की डिग्री के द्वारा, दूसरा जो इसका ढंग है बंधक के पक्षों के द्वारा, और तीसरा है सरकारी जब्ती के द्वारा। ये तीनों ही ढंग से क्या है, ये चीजें संभव है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर जो डी होगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो आज के लिए चलिए क्या करते हैं, इतना ही रखते हैं। और हाँ, अगर आपको सारी चीज समझ में आ रहे हैं तो प्लीज आप बस इतना करें, आप वीडियो को लाइक कर दें। अगर मे भी आप शेयर करते हैं तो मच बेटर है, बट आप वीडियो को लाइक कर दें, इतना ही हमारे लिए बहुत है ना। तो चलिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।